हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। तो यार इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और इसके साथ साथ हम एरोडोफ के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, और इसके अलावा अगर तुम पहले से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो अगर तुमने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से उसे देख लो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने फास्ट ट्रैक वाला टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह होंगे वो सारे तुम्हें उसी ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे, और उस ग्रुप पर तुम अपने डाउट्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो तुम लोग एंड आ देते हो सेंटर ऑफ मास। तो अब हम बात करेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, बेसिकली अभी तक जो हमने बात करी, जितना भी हमने पढ़ लिया काइनेमेटिक्स से लेकर के फिर न्यूटन लॉज और फिर उसके बाद हमने वर्क एनर्जी पावर की बात करी। इन सब में बेसिकली तुमने चीज ऑब्जर्व की होगी कि हमारा जो बॉडी होती थी वो या तो इस तरह का कोई एक पार्टिकल होता था पॉइंट टाइप का, या एक ऐसे एम मास का ब्लॉक होता था जिसपे हम फोर्स किसी भी एक पॉइंट पर ऐसे मान लेते थे इसी एक पॉइंट पर वो एक्ट कर रही है। तो हम सारी चीजें इसमें एनालिसिस कर लेते थे। ठीक है, बट सपोज अगर तुम्हारे पास इस तरह की कुछ सिचुएशन हो, बॉडी कुछ इस टाइप की हो, तो है ना, रियल लाइफ में तो ऐसी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होती नहीं। या सपोज जैसे इस तरीके की कोई बॉडी है, तो अब इस पर मैं बोल रहा हूँ अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो अगर यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है ना, यहाँ लग रहा है, तो ये सब अलग अलग है। ठीक है, तो अगर इस तरह की बॉडी है, कोई एक रिजिड बॉडी है इस टाइप की, है ना, जिसका कुछ एक कैपिटल मास एम है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको नहीं बोल सकते, तो इस पर हम कैसे फोर्सेस वगैरह लिखेंगे ये सब। तो इसका एक पार्ट तो तुम्हारा ये सेंटर ऑफ मास में आएगा, और फिर उसके बाद इसका अगला पार्ट हम रोटेशन में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अभी हम पहले समझेंगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है, फिर उससे हम बात करेंगे कि एक अगर रिजिड बॉडी है जिसका कुछ ऐसे मास है, सपोज इस तरीके की, जिसको हम इस तरीके की पॉइंट मास की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, तो उस तरह की बॉडी के अगर हम उसके ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे, तो वो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस बॉडी को हम रिप्लेस करके एक बॉडी मान सकते हैं जो कि एक पॉइंट मास टाइप की होगी, और उसका मास कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास जो उसका पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर तुम सारी फोर्सेस एक्टिंग मान सकते हो। ठीक है, सपोज जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो मैं बोल सकता हूँ ये तीनों 10 न्यूटन की फोर्स, इस पर टोटल यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स इस सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। ठीक है, बट एक चीज अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं ये फोर्स हटा दूं और सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ऐसा करूंगा तो ये बॉडी इस तरीके से रोटेट करेगी। ठीक है, तो वो रोटेशन को हमने कंसीडर ही नहीं किया। तो वो हम जब रोटेशन पढ़ेंगे तो वहां हम बात करेंगे कि बॉडी का मोशन एक तो होता है सेंटर ऑफ मास का मोशन, और एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन जो कि रोटेशन वगैरह होता है तुम्हारा। ठीक है, तो वहां से सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो अब तुम्हें इतना बोला होता है समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे ये रिजिड बॉडी है, इसको रिप्लेस करके मैं कोई इसी बॉडी में सपोज यहाँ पर कोई एक मास, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस पूरे टोटल मास को मैं कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ, यानी कि मैं इस बॉडी को हटा करके जो पहले से थी, ये एक पार्टिकल ले सकता हूँ, और जिसका मास कितना होगा इस बॉडी के टोटल मास के बराबर, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और उस जिस पॉइंट पर मैं बोलूंगा कि ये कंसंट्रेटेड है मास, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सपोज एक हमारे पास ये रेफरेंस फ्रेम हो गया इस तरीके का, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अब सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स हैं, m1 मास है इसका, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास m4 है, इसका मास m5 है। ठीक है, और इस ओरिजिन के अबाउट इनके अगर मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखूं, तो इसका सपोज r1 है, इसका r2 है, इसका r4 है, इसका r3 है, इसका r5 है। अब हमारा ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, मतलब ये पांचों पार्टिकल मिलकर के हमारा सिस्टम है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन पांचों पार्टिकल को हटा के मैं बोलूं कि मेरे को एक पार्टिकल चाहिए, है ना, इन पांचों को मैंने हटा दिया, और इनकी जगह कोई एक पार्टिकल आ गया जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहां पर इस टोटल मास को हम एक जगह पर ऐड करता हुआ मान सकते हैं। ठीक है, सपोज वो कोई ये पॉइंट है, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सपोज कैपिटल आर बार मैंने बोल दिया, और इसका कुछ मास होगा कैपिटल एम बार। तो मास कितना होगा ये तो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ कि सबके मासेस को सम कर देंगे सिग्मा एम आई, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। और ये जो आर बार कोऑर्डिनेट है, ये क्या होगा, यही होगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो यही भी हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए, हम पहले डिस्क्रीट मासेस के लिए करेंगे। अच्छा, अगर इसी की जगह मैं ऐसा बोल दूं, है ना, जैसे हमने 5 मासेस लिए थे,
अगर कोई रिजिड बॉडी हो तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? इसका टोटल मास में कैपिटल एम बोल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसे एन नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, M1 M2 M3 M4 M5, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो फिर अगेन इसके लिए भी एम बार तुम्हारा सिग्मा MI होगा। तो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास को सम करेंगे तो क्या ये टोटल मास नहीं बन जाएगा, जो कि कैपिटल एम हो जाएगा। और इसका सेंटर ऑफ मास भी, सपोज कोई एक पॉइंट है, ये है सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, तो इसको कैसे लोकेट करना है वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली इसका मतलब समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ मास ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहां पर हम पूरी बॉडी या पूरे सिस्टम, जैसे यहाँ पर रिजिड बॉडी है तो इसमें इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है, काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे पार्टिकल्स, जहां पर एक पॉइंट जहां पर उसका टोटल मास कंसेंट्रेटेड हम मान सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और सिंपली ऐसे ही हम ये जैसे डिस्क्रीट मास सिस्टम्स है, 5 मासेस हैं, तो इनके लिए भी एक सेंटर ऑफ मास हो सकता है जहां पर इस सारे मास को हम एक टोटल मास के पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम समझेंगे। पहले आप सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिख लो, जो मैंने तुम्हें बोला, इसको लिख भी लो ताकि जो है आगे तुम्हारे रिवीजन के लिए नोट्स वगैरह बन जाए तुम्हारे, तो लिख सकते हो। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट, इज दैट पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर, या ऑन अ बॉडी छोड़ो, केवल इतना लिखो, क्योंकि कभी कभी सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर entire mass of part of body और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जैसे हमने वो 5 पार्टिकल्स लिए थे, ऐसा बोल सकते हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is supposed to be acting as point mass, is supposed to be acting as point mass। ये वही चीज है, जैसे मैं अगर इन 5 पार्टिकल्स को हटा दूं और एक पार्टिकल कैपिटल एम मास का, जो कि इन सब मासेस का सम है, इस आर कोऑर्डिनेट पर रख दूं, तो एक ही बात होगी, हम इन 5 को हटा के इस एक पार्टिकल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, मतलब ये 5 के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली ऐसे रिजिड बॉडी के लिए भी कर सकते हो, जिसमें मैंने तुम्हें बता दिया लॉजिक क्या है, कि बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते क्यों है ये मैं तुम्हें पहले स्टार्टिंग में एक आइडिया दे चुका हूँ। क्योंकि हम अगर कोई एक सिस्टम पर फोर्स लिख रहे हैं, तो हम सेंटर ऑफ मास पर वो फोर्स एक्टिंग मान लेते हैं, और हम उसके फिर ट्रांसलेशनल मोशन का पूरा वो हम पूरी बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ बॉडी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट यही चीज है कि अगर मैं इस तरीके की कोई फोर्स है, तो मैं इसकी वजह से जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा वो तो मैं इससे बता सकता हूँ सेंटर ऑफ मास है, बट रोटेशन के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ टॉर्क आ रहा है कि नहीं। टॉर्क मतलब रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जिसकी भी हम बात, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसकी हम बात रोटेशन में करेंगे, तो वो अभी तुम समझ लो, रोटेशनल इफेक्ट की हम बात अभी भी नहीं कर पाएंगे, बट ट्रांसलेशनल इफेक्ट हम पूरा एज्यूम, जैसी जितनी भी हमने मैकेनिक्स पढ़ी वो हम लगा सकते हैं, जो पार्टिकल मैकेनिक्स अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे से। तो वो हम सेंटर ऑफ मास बॉडी को सेंटर ऑफ मास पे रखे हुए टोटल मास के पार्टिकल से रिप्लेस कर दें, और हम सारी बातें कर सकते हैं, सारी काइनेमेटिक्स एनालिसिस वगैरह लगा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर रोटेशन केस, जो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो है इसकी वजह से एक टॉर्क होगा जिसकी वजह से रोटेट करेगा, जो हम बात करेंगे जब हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे तब। अच्छा, ये हो गया सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, जो तुमने लिख ली होगी। अच्छा, एक चीज और होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम चीज है। ऐसा नहीं होता। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सपोज ये एक डिस्क टाइप के लो, चलो मैं इसको डिस्क बोल देता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास एक डिस्क है और इसका टोटल मास है कैपिटल एम। तो ये तुम्हें सिमेट्री से भी समझ में आ रहा होगा, बाकी भी हम कैलकुलेट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा डिस्क का। सिमेट्री से भी समझ में आ रहा होगा, अगर इस पूरे के मास को मैं एक जगह पर मानूं, है ना, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास तो हो जाएगा इसका, क्योंकि मास पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चीज और याद रखना, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर के बराबर नहीं होगा। बट मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर के अलोंग हम बोल सकते हैं। बट सपोज यही डिस्क है ना, चलो इसी फिगर में दिखा रहा था, यही डिस्क है ना, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा तुम्हें, तो सेंटर ऑफ मास तो तुम्हारा यही होगा। बट मैं ऐसा बोलूँ अगर कि मैं इसको ऐसे हाफ में काटता हूँ, है ना, और इस पोर्शन के लिए ग्रेविटी कुछ है तुम्हारी जी, और इसके लिए है 2G, है ना।
तो जो तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो क्या यही होगा ना, वो होगा कुछ इस तरफ, उसका कुछ वो इस तरफ कुछ शिफ्टेड होगा इससे, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट पॉइंट हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो, जैसे सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर तुम बोल सकते हो कि पूरा मास तुम एक जगह पर पॉइंट मास की तरह एक्टिंग देख सकते हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी पर तुम ऐसा बोल सकते हो जहां पे पूरा वेट एक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो वेट पूरा तब होगा, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, है ना। अगर ग्रेविटी डिफरेंट हो गई, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो वेट जो टोटल एक्टिंग होगा, मास तो तब भी यही होगा, बट वेट क्योंकि इधर वेट है ज्यादा तो कुछ इस तरफ शिफ्टेड होगा। वो कितना होगा उससे तुम्हें मतलब नहीं, बस तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट नहीं है। सेम पॉइंट वो होंगे जब तुम्हारा जो क्या कहते हैं ग्रेविटी यूनिफॉर्म हो, जो कि जनरली होती है। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ इधर ग्रेविटी जी है, इधर इस आधे पार्ट में टू जी है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ज्यादा ग्रेविटी की तरफ शिफ्टेड होगा, क्योंकि वो पॉइंट है जहां पर इंटायर वेट एक्टिंग समझ सकते हो, और ये वो पॉइंट है जहां पर इंटायर मास एक्टिंग समझ सकते हो, ठीक है। जहां पर पूरा मास एक पॉइंट मास में मैं चेंज कर सकता हूँ, वो ये है। और जहां पर पूरा वेट एक्टिंग मैं एक पॉइंट पर मान सकता हूँ, वो होता है तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा जी यूनिफॉर्म है या नहीं, और सेंटर ऑफ मास केवल इस पर डिपेंड करेगा कि मास यूनिफॉर्म है कि नहीं। अच्छा एक चीज और, यही पे समझ लो, इन दोनों चीजों को मैं भी लिखवा दूंगा। ये तो था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मैं बोल दिया कि यहाँ पर जो मास पर यूनिट एरिया है वो सिग्मा है, और इस वाले पार्ट में मास पर यूनिट एरिया तुम्हारा 2 सिग्मा है ना। तो बेसिकली होगा क्या कि इधर मास पर यूनिट एरिया ज्यादा है, इधर मास पर यूनिट एरिया कम है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यही है, बट मास किस साइड ज्यादा है, इस राइट वाले हाफ में ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा कुछ सेंटर से राइट शिफ्टेड होगा, ठीक है। अगेन, तो यही चीज है। ये सारी चीजें भी मैं लिखवा देता हूँ, समझ में तो आ गई होगी। जैसे ग्रेविटी की बात की, अगर ग्रेविटी इस साइड ज्यादा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर ज्यादा शिफ्टेड है। अगर मास ज्यादा है, ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, तो भी तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर शिफ्टेड होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास और जी दोनों से डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर दोनों यूनिफॉर्म है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ होगा, मास यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ होगा। बट अगर मास नॉन यूनिफॉर्म है और इस तरफ ज्यादा मास है, इस तरफ कम मास है ना, तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्टेड होगा राइट साइड, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्टेड होगा। अच्छा है, अगर मैं ऐसा बोलूँ ग्रेविटी यूनिफॉर्म है और मास इधर का ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट होंगे, क्योंकि मास तुम्हारा ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो वो दोनों सेम रहेंगे। बट दोनों ही सेंटर से कुछ राइट शिफ्टेड होंगे, क्योंकि तुम्हारा मास राइट साइड में ज्यादा है। आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा था वो तुम्हें समझ में आया होगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लगा है तो एक बार पीछे से रिवाइंड करके फिर से देख लेना, क्योंकि बहुत चीजें बोल दी मैंने, तो धीरे धीरे समझ में आएंगी। बेसिकली फिर से एक बार फाइनली समराइज करता हूँ कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर पूरा मास तुम एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो। और ये डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह की सिमेट्रिकल बॉडीज में तुम्हारे सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल सेंटर के बराबर ही होगा, ठीक है, वही होगा। बट अगर मैं बोल देता इसको हाफ से, इस वाले हाफ में तुम्हारा मास ज्यादा है, मतलब इसका मास पर यूनिट एरिया 2 सिग्मा है, और इसमें मास कम है, इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो तुम्हारा इस साइड पे सेंटर ऑफ मास को ज्यादा शिफ्ट होगा, कि वजन इस तरफ ज्यादा हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, वही बात है। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मास ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होंगे, है ना। और वही बात, अगर मास तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म है इधर ज्यादा, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट ही होंगे, बट दोनों राइट साइड शिफ्टेड होंगे, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ग्रेविटी तुम्हारी इधर टू जी है, इधर जी है। तो तुम बोलोगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास तो यही होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर में, क्योंकि मास यूनिफॉर्म है। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर साइड थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, क्योंकि ग्रेविटी इधर ज्यादा है, और इस पे दोनों फैक्टर की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो अब लिख लो जरा, अब ये चीजें जो मैंने बताई इनको मैं लिखवा देता हूँ। बाकी अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लगा हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना यार फिर से, ठीक है। तो लिख सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना आसान से आसान तरीका हो सकता था उस तरीके से मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश की है। तो लिख सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG is that point where entire weight of body, ध्यान रखना मास नहीं वेट, यानी कि m/g of body is supposed to be acting, वही, ठीक है।
अब वो जो ग्रेविटी वाला पॉइंट मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होंगे, और नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, वो मैं लिख देता हूँ। तो इसे तो इफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स, द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर कोइंसाइडेंट पॉइंट। तो सेम पॉइंट्स बेसिकली हो जाएंगे। तो ये हो गया। और बाकी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि मास यूनिफॉर्म अगर होगा तो क्या होगा, वो सारी चीजें तो हम लोग एक बार डिस्कस कर ही चुके हैं पूरी। अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई, है ना। अच्छा एक पॉइंट और समझ लो, जैसा मैंने तुम्हें पहले बोला था, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है वो भी, सिलेबस अभी कराना जरूरी है। चलो, सेंटर ऑफ मास में लाए, क्योंकि पहले ही यार काफी वो हो गया ना। तुम्हारा हो जाएगा सिलेबस, मैंने तुम्हें शेड्यूल दे ही दिया, तुमने देख लिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो देखते हैं, में लाए इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ भाई, सपोज तुम्हारी एक ये डिस्क है, इसकी अभी हमने बात करी, इसका मास m है, और डिस्ट्रीब्यूशन जब तक मैं ना बोलूं यूनिफॉर्म ही मानना, नॉन यूनिफॉर्म है तो मैं बता दिया कि कैसे होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। बट यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या इसके सेंटर पर होगा। हाँ, तो क्या ये बॉडी के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, ये इनसाइड है, बॉडी पर ही आ रहा है ना। अब सपोज मेरे पास एक ये है, इस तरीके की रिंग है एक, ये एक हो गई रिंग। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ सेंटर पर होगा, ये वाला पॉइंट। तो अब ये इनसाइड है या आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, क्योंकि रिंग तो ये है ना, ये रिंग के बाहर है, तो ये आउटसाइड द बॉडी होगा। सेंटर ऑफ मास इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करेंगे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने से पहले तुम्हें एक टर्म पता होना चाहिए, मास मोमेंट। तो अब हम चल रहे हैं मास मोमेंट को समझने। तो मास मोमेंट क्या होता है भाई, सपोज मेरे पास एक इस तरीके का एक्स वाई एक्सिस, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। सपोज ये मेरे पास एक पार्टिकल है, मास m है इसका, और पोजीशन कोऑर्डिनेट इसका r है, मैंने बोल दिया। तो इसका अगर मैं मास मोमेंट लिखना चाहूंगा ना, अबाउट दिस पॉइंट ओरिजिन, तो मैं अगर लिखना चाहूँ मास मोमेंट ऑफ, इस पार्टिकल को मैंने p बोल दिया, p अबाउट ओरिजिन, क्योंकि ये पॉइंट o, तो मैं इसको बोल दूंगा सिंपली इसका मास इनटू इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट r बार, ठीक है। तो m r बार, ठीक है। इस तरीके से मैं इस पार्टिकल का मास मोमेंट डिफाइन करूंगा। मास मोमेंट क्या है, सिंपली मास इनटू पोजीशन कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक पार्टिकल का है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास मोमेंट क्या हुआ, एक बार लिख लो यहाँ पे डेफिनेशन, ये मैंने तुम्हें समझा दिया कैसे हमने डिफाइन किया, कि उस पार्टिकल का मास अबाउट पॉइंट ओ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह बोलूं कि मुझे इस पॉइंट से निकालना है, पॉइंट क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने सपोज बोल दिया आरपी बार, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगर अबाउट क्यू बोलना है मुझे, मास मोमेंट ऑफ पी अबाउट क्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन
खुद कोई गेस करना चाहेगा? मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा। तो वो होगा मास इंटू पोजिशन वेक्टर। अब क्या होगा? पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, यानी कि एम इंटू आर बार ऑफ पी माइनस आर बार ऑफ क्यू। रिलेटिव में हम देख चुके हैं, यानी कि एम आर बार माइनस आर पी बार, आर क्यू बार है ना, तुमको इसको आर क्यू बार नाम देना चाहिए था। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी ओरिजिन के हिसाब से तुमने देख लिया कि मास मोमेंट कैसे डिफाइन किया किसी भी पॉइंट का अबाउट एनी, सॉरी किसी भी पार्टिकल का मास मोमेंट अगर मुझे किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन करना है, जैसे मैंने ओरिजिन के अबाउट किया है, तो मास इंटू पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो आर बार ही होगा, तो एम आर बार इस तरीके से हम डिफाइन कर देंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये वाली एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ये नहीं समझ में आया तो छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली करेंगे ऐसे ही, हर बार फ्रेम लेंगे और उसके हिसाब से ही उसी के अबाउट लिखेंगे, तो एम आर बार लिख सकते हो। ठीक, क्लियर? तो मैं हेडिंग अब इसका लिखवा देता हूँ कि मास मोमेंट है क्या। तो मास मोमेंट इज डिफाइंड एज, मास मोमेंट इज डिफाइंड एज, अच्छा एक बच्चा उसमें पूछ रहा था वो काइनेमेटिक्स का लास्ट वाले लेक्चर के बारे में, तो मैं बस एक दो दिन में यार उसको डाल दूंगा। ठीक है, और तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा यार, क्योंकि वो मेरे से उस समय स्लिप हो गया था दिमाग से, और मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही, तो अभी ये सिलेबस को मैं प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ। पर एक दो दिन में मैं डाल दूंगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तो तुम आगे एनएलएम वगैरह पढ़ सकते हो अगर तुम काइनेमेटिक्स से पढ़ रहे थे तो, क्योंकि उसका कोई यूज आगे नहीं आना है ऐसा। तुम पढ़ सकते हो, मैं उसको बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि डाल दूं। ठीक है, मास मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, द प्रोडक्ट ऑफ mass of the particle and distance of particle from point about which mass moment is taken. The distance नहीं, and बेसिकली मेरे को डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट about which mass moment is taken. ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताओ, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो मास मोमेंट को हमने डिफाइन किया है एज एम आर बार। ये क्वांटिटी फिजिकल है, जो क्वांटिटी है ये स्केलर है या वेक्टर है? तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा, मास तो तुम्हारा स्केलर है और आर बार तुम्हारा वेक्टर है। तो हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में बात की थी, स्केलर इनटू वेक्टर तुम्हारा क्या देता है? वेक्टर। तो ये जो क्वांटिटी है, तुम बोल सकते हो मास मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। चलो, चलो अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास डिफाइन कैसे करते हैं। सेंटर ऑफ मास हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो सपोज तुम्हारे पास इस तरीके का एक फ्रेम है, ऑब्जर्वर, है ना, इस तरीके का एक ऑब्जर्वर है। अब तुम्हारे पास सपोज एक पार्टिकल है m1, जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 बार। एक पार्टिकल है m2, जिसका पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा r2 बार। एक है तुम्हारा m3, जिसका पोजीशन वेक्टर है r3 बार। एंड सो ऑन, तुम्हारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, और ये है nth पार्टिकल mn, जिसका पोजीशन वेक्टर है rn बार। ठीक है, अब इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जगह तुम्हें एक पॉइंट लेना है जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होता है, जिसका मास हो गया m। ठीक है, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया r बार। ठीक है, तो किस तरीके से आर बार तुम डिफाइन कर सकते हो गया आर बार, है ना, मास एम, पोजीशन आर बार। ये होगा सेंटर ऑफ मास इसका।
है ना। तो तुम बोल सकते हो जो आर बार, तुम एक यहाँ पे सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि मास मोमेंट जो है ना, वो इनिशियल वो इक्वल होगा, है ना, इनका और उसका, ठीक है। तुम ऐसा बोल सकते हो, तुम ऐसा बोल सकते हो कि कैपिटल एम इंटू आर बार जो होगा, ठीक है, वो बराबर होगा तुम्हारा M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस MN RN बार, ठीक है। ऐसा तुम बोल सकते हो। तो आर बार की वैल्यू क्या होगी, वो होगी तुम्हारी M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस MN, ऐसा लिख सकता हूँ ना, MN RN बार अपॉन कैपिटल एम, है ना। ये हो गया। तो ये जो आर बार है ना, यही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो सिंपली अब तुम यहाँ से लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आर बार हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये M1 R1 बार, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सिग्मा MI RI फर्स्ट पार्टिकल से लेके एन पार्टिकल तक, I = 1 से n लिखना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सबके मास मोमेंट को सम कर दिया अपॉन सबके मास को, m जो है वो टोटल मास है, उसको मैं सिग्मा MI लिख सकता हूँ, ये सबके मास को सम कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने का तरीका, कि सबके मास मोमेंट अपॉन टोटल मास। ये होगा वो पॉइंट, ये डेफिनेशन है यार, ये तुम्हें समझनी पड़ेगी। ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जो कि होगा तुम्हारा सिग्मा MI RI बार अपॉन सिग्मा MI बार। तो ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये हो गया, बेसिकली मास मोमेंट इक्वल किया है, वही है ना। तो ये हो गया। और ये जो MR बार है ना, ये बेसिकली क्या है, मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर इस पॉइंट को मैं ओ बोल रहा हूँ ओरिजिन को, अबाउट ओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है ना, ये लॉजिक मैंने किस लॉजिक से निकाला है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है MR बार = ये सबका सम। तो मैंने बोला है कि मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास मोमेंट का सम करूं, तो वो सेंटर ऑफ मास के मास मोमेंट के बराबर आएगा। वहां से मैंने ये वाली लॉजिक लिखी थी, जो यहाँ पर लिखा है। यहाँ से मैंने आर बार निकाला, आर बार जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता है, तो उसका फॉर्मूला हमारा ये निकल गया है, सिग्मा MI RI बार लगा दो भाई, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन सिग्मा MI बार, सिग्मा MI सॉरी, है ना। इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए तुमने डिफाइन कर लिया, है ना। अब जैसे ऐसे एन पार्टिकल्स होंगे तो तुम एन पार्टिकल्स के लिए डिफाइन कर लोगे अब, सिग्मा MI RI बार अपॉन सिग्मा MI बार, जिस पॉइंट के अबाउट डिफाइन करना उसके हिसाब से, मेरे ख्याल से उस पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट्स का सम अपॉन, ये हो गया, ठीक है। अपने जिस भी फ्रेम में हम देख रहे हैं उससे ये हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब अगर कोई रिजिड बॉडी है इस तरीके की, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन करोगे भाई, है ना। अच्छा एक चीज और, एक मिनट, इस पे आने से पहले इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला ये हो गया आर बार, ये जो तुम्हारा आर बार होगा ना, ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे XCM आई कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, ऐसा बोल सकता हूँ, जिसमें ये है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास,
ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, समझ जाओगे मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट भी तुम इसके बता सकते हो, है ना। अब मैं अगर एक्स सी एम लिखने की बात करूं, तो वो सिंपली क्या सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई नहीं हो जाएगा। बेसिकली जो ये आर आई बार है ना, अगर मैं एक आर आई बार को लिखना चाह रहा हूँ किसी भी इनिशियल ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, तो क्या वो एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई जे कैप नहीं हो जाएगा। जैसे अगर एम वन का लिखना चाह रहा हूँ, आर वन बार एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप हो जाएगा। इस तरीके से आई एथ पार्टिकल का एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप होगा। अगर मैं दोनों साइड कंपोनेंट कंपोनेंट आई कैप को आई कैप पे इक्वेट करूंगा, तो मेरे को सिंपली यहाँ पर ये नहीं मिल जाएगा। जैसे ये एक्स सी एम है इधर आर बार एलएचएस में, और ये हमारा इधर एक्स आई है, तो मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूँ ना कि सिग्मा एम आई एक्स आई हो जाएगा तुम्हारा। एक्स सी एम जो है वो सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई हो जाएगा। सिमिलरली तुम वाई सी एम ले सकते हो, सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा एम आई। अब इसकी सिग्मा के आगे मैं आई इक्वल टू वन टू एन नहीं लिख रहा, वो ऑब्वियस है, ठीक है। और जेड सी एम यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू सिग्मा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी चीज। इस तरीके से तुम तीनों कोऑर्डिनेट भी इसके लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास एक ये रिजिड बॉडी है, मैं जो बोल रहा था पहले इसका मास कैपिटल एम है, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे डिफाइन करना है सपोज। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल जनरल मास एलिमेंट डीएम। ठीक है, तो एक मास एलिमेंट लेंगे, सपोज इस तरीके का मैंने कुछ एक एलिमेंट ले लिया डीएम। अब अगर कोई बॉडी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो लेंथ वाला एलिमेंट लेंगे, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो एरिया एलिमेंट लेंगे। वो अभी हम आगे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का जहाँ कैलकुलेट करेंगे ना, मैं वहाँ तुम्हें एलिमेंट लेना सिखाऊंगा, और वो चीज तुम्हारे काम आएगी आगे। इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करेंगे रोटेशन में, वहां पर भी सेम चीज काम आएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आती है, ठीक है। तो अगर तुम इसमें पहले से पढ़ते आ रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर तुमने पढ़ा है, तो मैंने वहां पे भी वो चीजें करी हुई है, तो तुम्हें पता होगा, थोड़ा आइडिया होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी उस तरीके के एलिमेंट लेकर के हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, अभी समझ लो बस कि छोटा सा एलिमेंट लिया है। ये कैसे लेंगे, लेंथ पर अलग होगा, एरिया पर अलग होगा, वो हमें आगे डिफरेंट बॉडीज के लिए देखेंगे। ये हो गया तो ये डिफरेंशियल मास एलिमेंट तुम्हारा डीएम हो गया, ठीक है। और अब इस छोटे से मास का तो कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास ही होगा, क्योंकि ये छोटा सा पार्टिकल है, तो इसका आरसीएम हो गया सपोज, है ना। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ सपोज आरसीएम इज सेंटर ऑफ मास ऑफ चोदन एलिमेंट। तो चोदन एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास उसका कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा वो है। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं सेम मान सकता हूँ, ठीक है। एक्स सी एम अगर मैं लिखना चाहूंगा, तो बस सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, डीएम एक्स सी एम बाई इंटीग्रेशन डीएम। जिसको मैं सिंपली, अच्छा इंटीग्रेशन डीएम को तो मैं सिंपली लिख ही सकता हूँ, इंटीग्रेशन डीएम एक्स सी एम। इंटीग्रेशन डीएम तो हमारा टोटल मास हो जाएगा सिंपली, क्योंकि टोटल ऐसे छोटे छोटे सारे डीएम्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरी बॉडी बन जाएगी, है ना। तो ये एक्स सी एम लिख दिया। तो बेसिकली मैंने कैसे लिखा, एक्स सी एम इंटीग्रेशन डीएम एक्स सी एम अपॉन एम। ये हो गया एक्स सी एम लिखने का तरीका। सिमिलरली वाई सी एम लिखना चाहूँ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम वाई सी एम अपॉन एम, ठीक है। या इस सीएम को हटा दो यार, तो केवल डीएम वाई ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि उस कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट सेम ही होगा ना, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो ये सीएम सीएम हटा सकते हो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें फालतू का। उस छोटी सी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट उसका खुद का कोऑर्डिनेट होगा, तो उस छोटी सी बॉडी का कोऑर्डिनेट इनटू डीएम। तो मास मोमेंट मैंने यहाँ पर लिखने का बस तरीका बदला है, वो इंटीग्रेशन डीएम एक्स लगा करके मैंने लिखा है। इंटीग्रेशन क्यों लगाया भाई, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि छोटा सा एलिमेंट है, तो यहाँ पे सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही जेड सीएम लिख लोगे, इंटीग्रेशन डीएम इंटू जेड अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। अभी सब तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, तो यहाँ से तुम्हें लग रहा होगा क्या ही चल रहा है। अब मैं तुम्हें इसका एक एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ।
है ना। तो अब हम एक रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल करके देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखना, रॉड का हम निकाल तो रहे हैं, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स लेंथ। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स लेंथ, है ना। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम आज एक क्वेश्चन करेंगे आगे, तो वहां पे तुम वो भी देखना, उसका डिफरेंट आएगा। है ना। सपोज अब मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास एक इस तरीके की रॉड हो गई, बनाते हैं रॉड। इसका पूरा मास इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इसका मास कैपिटल एम है सपोज, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास हमें बताना है, ठीक है। तो ये इसका, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया B, ठीक है। और ये ध्यान रखना मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे बताएंगे। सपोज मैंने इस पॉइंट पर ले लिया अपना ओरिजिन, और इसके अबाउट में कोऑर्डिनेट बताना चाह रहा हूँ इस तरीके से। तो क्या करूँ, एक एलिमेंट हमें लेना है, तो यहाँ पर लेंथ, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एलिमेंट किस टाइप का होगा, ऐसे डीएल टाइप का। तो यहाँ से मैं कुछ डिस्टेंस गया, सपोज एक्स डिस्टेंस गया, और यहाँ पर मैंने एक ऐसे डीएक्स टाइप का एलिमेंट ले लिया, या डीएम एलिमेंट ले लिया, जिसका ये डिस्टेंस कितना है, ये है डीएक्स, डीएक्स टाइप का एलिमेंट ले लिया जिसका मास है डीएम, ठीक है। डीएक्स टाइप का एलिमेंट ले लिया, डीएम मास है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, क्या वाई में सेंटर ऑफ मास से कोई कोऑर्डिनेट होगा, नहीं, क्योंकि वाई में मास डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ वाई सी एम तो जीरो हो गया यहाँ पर। सिमिलरली जेड में कोई मास नहीं है, तो जेड सी एम भी तुम्हारा जीरो हो गया। एक्स में पूरा का पूरा मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये थिकनेस समझ जाना, ये जरा सा ऐसे बस मानने के लिए, मैं सीधे एक लाइन तो बना नहीं सकता, वरना तुम्हें दिक्कत होगी समझने में। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी थिकनेस ले ली है, बट थिकनेस जनरली नहीं है, ये थिन रॉड है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स गए और हमने एक इस तरीके का लेंथ पर एलिमेंट लिया, छोटे से उसकी लेंथ है डीएक्स, है ना। और ऐसे छोटे छोटे डीएक्स डीएक्स को जोड़ दूंगा तो ये पूरी रॉड मेरी बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं लिखना चाहूँ, तो वो क्या होगा। हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्स ही है, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट का। तो अब अगर मैं इस लॉजिक से जाऊं, एक्स सी एम लिखना चाहूँ, तो वो क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास मोमेंट मैंने ऊपर ले लिया न्यूमरेटर में, इंटीग्रेशन डीएम इनटू, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, टोटल मास वो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ कैपिटल एम, ठीक है। ये हो गया। अब जरा डीएम की वैल्यू लिखो, इस डीएम की वैल्यू क्या हो गया। अच्छा, इस पर टोटल मास है एम, और टोटल लेंथ है एल। तो मास पर यूनिट लेंथ जो इसका होगा, उसको हम बोलते हैं लैम्डा, है ना। लैम्डा होता है तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये है तुम्हारा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी कुछ नहीं होता, मास पर यूनिट लेंथ है ना। अगर इस मास पर यूनिट लेंथ, अगर पूरे एल में एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर की, 1 मीटर की लेंथ ले ली, तो उस पर कितना मास होगा, एम बाई एल, ठीक है। तो डीएक्स लेंथ वाले क्या कहते हैं, इस अगर इस पूरे एलिमेंट की लेंथ डीएक्स है, तो इसका मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ, यानी कि एम बाई एल इंटू डीएक्स। ये तुम्हारा डीएम की वैल्यू हो जाएगी। क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है, सोच के बताना। इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, जो कि है एम बाई एल इंटू डीएक्स, या लैम्डा डीएक्स बोल सकते थे, और लैम्डा की वैल्यू एम बाई एल है यहाँ पर, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लैम्डा कुछ और भी हो सकता है, लैम्डा लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी इतना समझ में आया कि लैम्डा जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ डीएक्स। तो ये तुम्हें मिल जाएगा इस डीएक्स लेंथ वाले एलिमेंट का मास डीएम। तो डीएम की ये वैल्यू जरा हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स रख दिया, ये एक्स सी एम की वैल्यू हम लिख रहे हैं। डीएम की वैल्यू क्या है, एम बाई एल इंटू डीएक्स, एम बाई एल इंटू डीएक्स अपॉन एम, ठीक है। एम से एम तो कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा। अब आएगा 1 बाई एल, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स आएगा। लिमिट बताना जरा कहाँ से कहाँ तक दूं एक्स की।
तो अगर हमारा ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है L, क्योंकि लेंथ इसकी L है रॉड की। तो इसकी लिमिट मैं सिंपली 0 से L दे दूं, तो x dx का इंटीग्रेशन आएगा तुम्हारा x² by 2, इसकी लेंथ इसकी कोऑर्डिनेट मैं दूंगा 1 0 से लेके L, और ये 1/L से मल्टीप्लाई होगा अलग। तो मैं सीधे बोल सकता हूँ L² by 2L, यानी कि L/2, ये आएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो जो तुम्हें दिख भी रहा है कि इस रॉड के बिल्कुल सेंटर पर आ गया, ये L/2 वाला पॉइंट है, ये तुम्हारा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रॉड का कैलकुलेट करा सेंटर ऑफ मास। अभी डिस्क होती तो एरिया एलिमेंट लेते, तो वहां पर हम सरफेस चार्ज, सॉरी, तुम्हारा सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करते। तो अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में वही करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से अगर कोई रिजिड बॉडी है, अगर उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ये लेंथ वाला हमने एग्जांपल लिया। पॉइंट ये है, छोटा सा इस तरीके का एलिमेंट लेना है, और इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इस बॉडी का खुद का कोऑर्डिनेट ही होगा, क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो सेम ही है। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। तो इसका मास मोमेंट हमने इस तरीके से, इस तरीके के हर छोटे छोटे पार्टिकल का मास मोमेंट हम इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे, dm/x, और अपॉन टोटल मास कर देंगे, तो हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखो, और इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया, L/2 निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देख लो, सेंटर ऑफ, ये वैसे मेरे को पहले बताना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, टू पार्टिकल सिस्टम्स, क्योंकि इसमें कुछ एक फॉर्मूला, एक आध चीजें आती हैं जो कि तुम अगर याद रखो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हारा आसान हो जाएगा काम। ठीक, सपोज तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, इसका मास है कुछ सपोज m1, और इससे r दूरी पर तुम्हारा दूसरा पार्टिकल रखा है, इसका मास है m2। अब मुझे बताना है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो मैं किसी एक पार्टिकल पर ओरिजिन मान लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर मान लेता हूँ y, z, और ऐसे x। ठीक है, तो सपोज मैंने बोल दिया इससे कुछ मैं x दूरी गया, तो हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास होगा क्या इसका, अगर मैं x की वैल्यू में लिखना चाहूँ, तो x की वैल्यू होगी तुम्हारी m1 इंटू इसका कोऑर्डिनेट जो कि है तुम्हारा 0, प्लस m2 इंटू इसका कोऑर्डिनेट कितना है r। ठीक है, क्योंकि हमने x डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं ना, ये r होगा, क्योंकि r दूरी पर रखा है, ये 0 है, तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, इसमें कुछ खास नहीं है। अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, तो कितना आया, x इक्वल टू आया तुम्हारा m2r अपॉन m1 प्लस। तो बेसिकली ये वैल्यू तुम्हारी आ गई m2r अपॉन m1 प्लस m2। और अगर मैं इस वैल्यू को लिखना चाहूँ, इस सेंटर ऑफ मास का m2 से दूरी, ये हो जाएगा r - m2r अपॉन m1 प्लस m2, जो कि हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा m1r अपॉन m1 प्लस m। ठीक है, तो यहाँ से समझ में क्या आया, अगर इस तरीके का टू पार्टिकल सिस्टम है जिसका एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है r, तो अगर मैं ये सेंटर ऑफ मास ले रहा हूँ, है ना, तो सेंटर ऑफ मास की अगर मैं दूरी m1 से बोल रहा हूँ r1, और m2 से बोल रहा हूँ r2, तो r1 की वैल्यू होगी m2r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 की वैल्यू होगी m1r अपॉन m1 प्लस m2, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट करी है। ठीक है, ये बेसिकली R1 टाइप की चीज थी, तो R1 को हमने निकाला m2r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरीके से। तो एक चीज तुम देखोगे, अगर तुम्हारा m2 ज्यादा हुआ, है ना, एक मिनट फिर से देखना, अगर तुम्हारा m2 को मैंने बढ़ाया, तो तुम्हारा R1 बढ़ेगा, है ना। तो अगर मैंने इसका भार बढ़ाया, तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा इस साइड शिफ्ट होगा, भारी की तरफ शिफ्ट होगा।
ठीक है। और अगर मैं देखूं M1 को बढ़ाता हूँ, M1 को बढ़ाऊंगा तो तुम्हारा R2 बढ़ेगा, तो मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर मैं इसका भार बढ़ाऊंगा इधर शिफ्ट होगा, तो मैं जिसका भी भार बढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि M1 और M2 बराबर है तो, है ना, अगर M1 और M2 बराबर है, अगर, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ, इफ M1 इक्वल टू M2, तो हम बोल सकते हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R/2, एकदम मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास को हम मान सकते हैं। बाकी अगर जो ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्टेड होगा। और ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू M2 R अपॉन M1 प्लस M2, R2 इक्वल टू M1 R अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है। अब एक चीज और, फिर से वही अपना पार्टिकल सिस्टम, M1, इससे R दूरी पर रखा है M2, वो ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, और यहीं पर हमने अपना ऑब्जर्वर ले लिया, Y X Z, सेंटर ऑफ मास पर। इसके हिसाब से अगर मैं XCM लिखूंगा तो वो होगा M1 इंटू M1 का कोऑर्डिनेट, सपोज अगर ये डिस्टेंस, फिर कितना होगा, ये R1 होगा, और ये डिस्टेंस हमारा R2 होगा। ठीक है। M1 इंटू माइनस R1 प्लस M2 इंटू R2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये XCM अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर ही ओरिजिन मान रहा हूँ तो क्या ये जीरो होगा? बिल्कुल। समझ में आई क्या किया मैंने? मैंने अब की बार, पहले हमने जो कैलकुलेशन करी है यहाँ पर हमने इस ओरिजिन को माना M1 पर, मतलब अपना जो फ्रेम है। बट अब मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ गए, सेंटर ऑफ मास पर बैठोगे तो आप सेंटर ऑफ मास पर बैठकर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करो, तो सेंटर ऑफ मास इस तुम्हारे ऑब्जर्वर के हिसाब से, इस XYZ के हिसाब से तो जीरो है ना, वही मैंने यहाँ लिख दिया। और वो होगा क्या, M1 इंटू माइनस R1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट माइनस R1 हो जाएगा, प्लस M2 इंटू इसका कोऑर्डिनेट R2, ये हो जाएगा अपॉन टोटल मास। यहाँ से मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि माइनस M1 R1 प्लस M2 R2 न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो। या से बोल सकता हूँ M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि तुम्हारे काम आएगा बहुत आगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम बोल सकते हो M1 R1 इक्वल टू M2 R2। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों पार्टिकल का मास मूवमेंट बराबर होता है, M1 R1 इक्वल टू M2 R2। तो एक रिजल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा निकल करके आया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसा है। और दूसरा तुम्हारा ये R1 और R2 निकालने का एक रिजल्ट निकल करके आया, ये कैसे आया मैंने तुम्हें समझा दिया। तो टू पार्टिकल सिस्टम में ये चीजें काम आती है। अब आओ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। बाकी इसमें रेडोफ के अभी उतने खास क्वेश्चन है, वो रेडोफ का इसमें है ही नहीं क्वेश्चन इस पे, क्योंकि ये तो जस्ट अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेंगे दो तीन लेक्चर, तब जाके तुम्हारे रेडोफ के क्वेश्चंस आएंगे। तब तक कुछ समझाने के लिए बेसिक क्वेश्चन ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तो वो कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन तुम ले सकते हो, टू masses M1 and M2 are placed, two masses M1 and M2 are placed at a distance r from each other, at a distance r from each other। ठीक है। Now M is shifted by d units towards center of mass। Now M is shifted by d units towards center of mass। ठीक है। How much should M2 be displaced so that center of mass remains same। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलो मैं ही करके बता देता हूँ साथ साथ, बाकी तुम अगर करना चाहो तो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि दो मासेस है M1 एंड M2 विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R। ठीक है, ये है M1, और इससे R डिस्टेंस पर हमने रख दिया दूसरा पार्टिकल तुम्हारा M2।
फ्रॉम ईच अदर। नाउ m इज शिफ्टेड d यूनिट्स टुवर्ड सेंटर ऑफ मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, सपोज यहाँ पर मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ मास है ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैंने इसको यहाँ से ना कुछ d यूनिट शिफ्ट कर दिया है, तो मैं अब इस m2 को कितना शिफ्ट कर दूं कि जो है मेरा सेंटर ऑफ मास सेम रहे। तो एक चीज तुम्हें सिमेट्री से समझ में आ रही होगी, अगर d को इधर शिफ्ट किया है तो एक चीज थी पहले, सपोज इनिशियली ये x था, x1 बोल देता हूँ इसको, और ये x2 था। तो इनिशियली था m1 x1 इक्वल टू, वो रिजल्ट सीधे सीधे यूज कर रहा हूँ मैं, m2 x2 जो अभी हमने ऊपर निकाला है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। ये चीज थी। बट अब अगर मैं इसको कम करूंगा, है ना, अगर मैं x1 को कम कर रहा हूँ और मुझे सेंटर ऑफ मास सेम रखना है, तो x2 को भी कम करना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज समझ आई कि अगर मैं इसको इधर d को इसको इधर ला रहा हूँ, तो मेरे को सेंटर ऑफ मास सेम करने के लिए इसको कुछ इधर लाना पड़ेगा। एंड सपोज इसको मैं कुछ y यूनिट्स इधर ले आया, ठीक है, और ले आकर के यहाँ रख दिया ताकि सेंटर ऑफ मास सेम रहे। तो अब मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि m1 इंटू x1 - d जो फाइनल पोजीशन हो गई इसकी, यहाँ पर आ गया ना ये, और ये यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू m2 इंटू x2 - y। ठीक है, समझ में आया। इन दोनों की फाइनल पोजीशन चेंज हो गई, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, बट सेंटर ऑफ मास सेम रहा। तो पहले इनिशियली सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने m1 x1 इक्वल टू m2 x2 लिखा, फिर फाइनली हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये लिखा, क्योंकि अब यहाँ का इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना होगा x1 - d होगा, और ये कितना होगा x2 - y होगा। बस सॉल्व कर लो। यहाँ से लिखूंगा m1 x1 -m1d इक्वल टू m2 x2 -m2y। m1 x1 m2 x2 के बराबर होगा, ये यहाँ से हम देख सकते हैं, तो इन दोनों को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से सिंपली मैं y की वैल्यू लिख सकता हूँ -m1d/m2। माइनस क्या, ये माइनस माइनस भी कट जाएंगे, यही, ये हो गई y की वैल्यू। तो y को इतना शिफ्ट करूंगा, मतलब इसको इधर इतना शिफ्ट करूंगा, तब जा करके, मतलब कितना शिफ्ट करूंगा, इतना शिफ्ट करूंगा, तो सेंटर ऑफ मास मेरा सेम रहेगा। ठीक है, बस यही कैलकुलेट करना था, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने यूज क्या किया, वही ये वाली चीज जो हमने अभी ऊपर डिराइव किया, m1 r1 = m2 r2। पहले इनिशियली किया जब मैंने कोई शिफ्टिंग नहीं की है ये, फाइनली मैंने शिफ्टिंग की, सब इसको इधर डी शिफ्ट किया, इसको इधर से वाई शिफ्ट किया, है ना। तो मैं कर रहा हूँ, तुम उल्टा शिफ्ट करके भी देख लेना, ये वाई की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, कुछ और आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो तुम्हारा आंसर अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा। ओके, ये हो गया। और फिर मैंने लिखा m1 x1 मैंने लिखी, फाइनली वही चीज लिखी, क्योंकि फाइनली क्या हुआ, फाइनल पिक्चर में मैं बना लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहा, बट ये डिस्टेंस हो गई तुम्हारी x2 - d, और ये वाले की डिस्टेंस हो गई तुम्हारी x1 - x2 - y बेसिकली, है ना। तो मैंने फाइनली वही m1 r1 = m2 r2 वाली चीज लगाई है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और सिंपल मैं बता नहीं सकता, तो यही था। अगला क्वेश्चन, y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, और इस पर हमने एक इस तरीके से ये रॉड रख दी है। ठीक है, अब तुम बोलोगे रॉड का तो अभी हम निकाल चुके हैं यार, तो फिर से क्यों करा रहे हो, इसमें की स्पेशल है, थोड़ा सा रुको। ठीक है, अब लिखो, लैंग्वेज लिखो, a rod of length L is lying along x axis, a rod of length L is lying along x axis। ठीक है, x axis के along ये लाई कर रहा है। one end of rod is at origin, जो कि दिख भी रहा है, ये origin है ना। one end of rod is at origin, and linear density of rod lambda, and linear mass density basically, linear mass density of rod lambda is very rare, लैम्डा इक्वल टू के एक्स। तो मास पर यूनिट लेंथ इस बार एक्स के साथ वेरी कर रहा है, जो कि एक कांस्टेंट नहीं है। जो हमने पहले, जब हमने जो अभी क्वेश्चन जो हमने स्टैंडर्ड केस डिराइव किया था, वो हमने लिया था कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे जैसे एक्स ज्यादा है तो लैम्डा ज्यादा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं इस जगह पर हूँ, तो मास तुम्हारा जो है सेम डीएक्स लेंथ के एलिमेंट में कम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और मैं यहाँ पहुंच गया, तो सेम डीएक्स लेंथ के एलिमेंट में ज्यादा मास है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इधर आधे तक में कम मास होगा कंपेयर टू इधर ज्यादा, तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा L/2 से थोड़ा सा आगे ही होगा। ठीक है, अब वो कितना होगा वही तुम्हें कैलकुलेट करना है। और करना कैसे है, जो हमने बेसिक स्टेप सीखे हैं कि एलिमेंट लेकर के उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट लिखो अपॉन टोटल मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, और इसका मास m है। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। ठीक है भाई, अब बस एक चीज चेंज हो गई यहाँ पर कि अब ये लैम्डा के एक्स है। तो वही करते हैं, एक्स एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पे गया, हमने डीएक्स टाइप का एलिमेंट लिया, लेंथ टाइप का। तो सेंटर ऑफ मास अगर मैं लिखना चाहूंगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स अपॉन टोटल मास कैपिटल एम गिवन ही है। अब बस बात ये कि ये डीएम कैसे लिखे। तो पिछली बार हमने वही डीएम क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। पिछली बार मास पर यूनिट हमने सिंपल m/l ले लिया था, पर अब हम ये नहीं ले सकते क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो मास पर यूनिट लेंथ तुम्हारा लैम्डा गिवन है, लैम्डा इंटू डीएक्स। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, के एक्स। इस पर देता हूँ के एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत। ठीक है, ये डीएम की वैल्यू है। अब ये वैल्यू उठा करके हमें यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, और हाँ, मास टोटल मास सॉरी गिवन नहीं था, एक गलती हो गई मेरे से। ये टोटल मास गिवन नहीं था। तो टोटल मास यहाँ पर गिवन नहीं, तो कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन डीएम, ऐसे छोटे छोटे मास को इंटीग्रेट कर दोगे। वो जो हमने शुरू में देखा था ना, इंटीग्रेशन डीएम पढ़ा था हमने, एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। जहाँ मैंने बोला था कि जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन डीएम। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को तुम इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास मिल जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम करना है। ठीक है, तो एक्स सी एम आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स। डीएम की वैल्यू क्या है, के एक्स डी एक्स इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम के एक्स डी एक्स। और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ देनी है, जीरो से लेकर के ये एल था फाइनली, जीरो से एल तक लिमिट देनी है, इसको भी इसको भी। तो ऊपर बनेगा तुम्हारा के एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो से एल अपॉन नीचे आएगा इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स जीरो से एल। के से के कट जाएगा, ऊपर वाला बनेगा तुम्हारा x³/3, इसको मैं लिमिट दूंगा जीरो से एल। और नीचे बनेगा तुम्हारा x²/2, इसको मैं लिमिट दूंगा जीरो से एल। तो ऊपर बनेगा L³/3 और नीचे बनेगा L²/2। तो ये फाइनली बन जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारा 2l/3। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। और जाहिर सी बात है, जो हमने पहले बोला था कि L/2 अगर यहाँ है तो 2l/3 थोड़ा सा आगे, तो ये थोड़ा सा आगे आ रहा है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इधर बाहर जाता है। समझ में आया। इस तरीके का अगर लैम्डा गिवन होगा तो डीएम को लैम्डा डीएक्स लिख देंगे, और इसी तरीके से टोटल मास के लिए भी हम इंटीग्रेशन डीएम करेंगे, और टोटल मास मोमेंट के लिए इंटीग्रेशन एक्स इंटू डीएम करेंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये है वेरिएबल मास डेंसिटी अगर तुम्हें दी हो तो हम कैसे सॉल्व करें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा हर जगह लगेगा, तो इसको मत भूलना। ऐसे तुम वाई सी एम जेड सी एम लिख सकते हो, बट फिर से वही बात है कि इसमें वाई जेड में कुछ है नहीं, तो वाई सी एम इज इक्वल टू जेड सी एम इक्वल जीरो, ये था। इस तरीके ये लॉजिक बस हर जगह लगेगा। और फिर डी एम इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, ये ध्यान रखो। इस तरीके से तुम कुछ भी दिया हो, के एक्स की जगह के एक्स स्क्वायर दिया होता है, x² + 2x + 5 दिया हुआ था, कुछ भी एक्स का फंक्शन दिया होता, तुम कैलकुलेट कर लेते, कितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हो मैथ्स अच्छी लगा कर। तो ये है, और इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्या कहते हैं, अपने स्टैंडर्ड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन को देखेंगे कि कैसे कैसे उनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप तुम्हें आज जितना बताया समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक चीज़ और, इस पूरे सीरीज के जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं इनके सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वो तुम्हें लिंक उसका चैनल डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।